सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आई एम आयुष फ्रॉम टेक यूनिटी और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था, जिसमें हम लोग देखे थे कि कंप्यूटर में यूज होने वाले बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और वो कैसे अरेंज होते हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और आज की वीडियो में हम मोबाइल के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये हमारे मोबाइल का सीपीयू है और इस सीपीयू के अंदर एक और सीपीयू है जिसका नाम है कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। हमारे प्रोसेसर से ही हमारे रैम, रोम कनेक्टेड रहते हैं, डिस्प्ले भी कनेक्टेड रहता है फोन का, कैमरा भी कनेक्टेड रहता है। इधर कलर चेंज करता हूँ। हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज मेमोरी कार्ड जो रहता है, एडीसी एंड डीएसी, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिटेल में हम लोग सब कुछ देखेंगे। यहाँ हमारा आर एस एम यू यानी रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट, और फिर आता है हमारा पावर मैनेजमेंट यानी कि बैटरी। तो शुरू करते हैं मोबाइल प्रोसेसर से। जैसे हम लोग के कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे हमारे मोबाइल में प्रोसेसर होता है जिसको हम मोबाइल प्रोसेसर कहते हैं। इसके भी सब डिविजन्स हैं। मोबाइल के प्रोसेसर को भी तीन चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि हमारा काम एफिशिएंटली हो। हमारे फोन में जो भी सॉफ्टवेयर चलते हैं या जितना भी प्रोसेसिंग का काम रहता है, जैसे ऑडियो सुनना, वीडियो चलाना, गेम खेलना, कोई सॉफ्टवेयर यूज करना, तो इसके बैकएंड में जो भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं सब कुछ हमारा प्रोसेसर हैंडल करता है। तो मोबाइल प्रोसेसर में दो कैटेगरी होती है, एक होता है जीपीयू और दूसरा होता है एपीयू। जीपीयू मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरा होता है एपीयू यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। जीपीयू का काम होता है हमारा ग्राफिक्स वाला काम देखना, जैसे कि वीडियो प्ले करना या गेम खेलना। और एपीयू का काम होता है हमारा एप्लीकेशन रन करना, जैसे क्रोम चलाना, यूट्यूब चलाना और व्हाट्सएप चलाना। जो भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं सब कुछ हमारा एपीयू हैंडल करता है। लेकिन जब एपीयू का लोड बढ़ने लगता है, जब हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं या गेम्स खेलते हैं, तो एपीयू पे लोड बढ़ने लगता है, तो वो जीपीयू जीपीयू से कहता है कि भाई ये ग्राफिक्स वाला काम तू देख ले और प्रोसेसिंग वाला काम मैं देख लेता हूँ। अब बात करते हैं सीपीयू की। पहले हमने देखा था सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पर फोन के अंदर एक होता है सीपीयू, जो जिसका मीनिंग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारा कम्युनिकेशन रिलेटेड टास्क हैंडल करता है। जैसे कि हम लोग जब भी कॉल पे बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे बैकग्राउंड में देखिए, जब हम लोग कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो दो लोग के बीच में हमारी वॉइस ट्रांसमिट होती है। अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मेरा कोई दोस्त है जो चेन्नई में है, तो हम दोनों बात कैसे करते हैं, वो मेरी आवाज कैसे सुन पाता है, ये चीज हैंडल करना सीपीयू का काम होता है। तो सीपीयू में एक आता है आरएसएमयू, रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट, और दूसरा होता है ऑडियो सबसिस्टम। पहले तो मैं बता दूं कि इंटरनेट के ऊपर हमारा डायरेक्ट ऑडियो नहीं ट्रांसमिट होता है। हमारे ऑडियो को पहले सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है। ऑडियो सिस्टम में हमारा आता है एडीसी एंड डीएसी। डीएसी का काम होता है डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना और एडीसी का काम होता है एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करना। देखिए, जब हम लोग कॉल पे रहते हैं, तो मान लीजिए मेरा एक दोस्त है लखनऊ में और दूसरा दोस्त है दिल्ली में। अब उन दोनों के बीच में बात करना है तो कैसे होगा? तो अभी मान लो मेरा एक दोस्त बोला कि हेलो भाई कैसे हो, तो वो जो वर्ड है हेलो भाई कैसे हो, ये तो एक आवाज़ है और ये एक एनालॉग सिग्नल है। तो अब मेरा एडीसी क्या करेगा, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ताकि मेरा फ़ोन उस डिजिटल सिग्नल को मेरे नेटवर्क पे भेजे, मेरे टावर पे भेजे। जिस भी कंपनी का सिम मैंने ले रखा है इसको उस टावर पे भेजेगा, टावर से फिर सैटेलाइट पे जाएगा, सैटेलाइट से दोबारा टावर पे आएगा, और टावर से फिर वो मेरे दूसरे दोस्त के पास जाएगा। तो मेरे दूसरे दोस्त के पास जब वो सिग्नल जाएगा तो वो तो एक डिजिटल सिग्नल है। तो फिर डीएसी क्या करेगा, उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा ताकि मेरा दोस्त उसको सुन सके। इन सब के बीच में काम पड़ता है आरएसएमयू का, रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट। अब आरएसएमयू क्या करता है, हमारे सिम कार्ड को हमारे नियरेस्ट बेस स्टेशन से कनेक्ट करता है। यानी अगर हमारे पास एयरटेल का सिम है तो हमारे नियरेस्ट में जो भी एयरटेल का टावर होगा उससे कनेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि हमारे फ़ोन में जो भी डिजिटल सिग्नल जनरेट हुआ है
मेरे दोस्त के आवाज़ की वजह से जो भी उसके फ़ोन में डिजिटल सिग्नल जनरेट हुआ है, इसको ये टावर के थ्रू मेरे दूसरे दोस्त के पास भेजेगा, और फिर उसके फ़ोन में जो DAC कन्वर्टर होगा, उससे वो डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होगा, और फिर मेरे दूसरे दोस्त को वो आवाज़ सुनाई देगा। इस तरह से दो लोग के बीच में कॉल होता है और दो लोग एक दूसरे से कॉल पे बात कर पाते हैं। इससे ज़्यादा आपको डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल के बारे में क्लास 12th की फिजिक्स NCERT में कम्युनिकेशन चैप्टर में मिल जाएगा। आता है डिफरेंस बिटवीन डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, कि जो भी हम लोग की वॉइस है या जितने भी तरह के सिग्नल्स होते हैं सभी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर की, CPU की, तो ये सारे क्या करते हैं, ये एनालॉग सिग्नल नहीं समझते, ये लोग डिजिटल सिग्नल समझते हैं, 0101। तो उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होता है जो कि हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करे, ताकि हम अपने कंप्यूटर के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकें। इन दोनों में एक और डिफरेंस है कि डिजिटल सिग्नल फास्ट होता है, कन्वीनियंट होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है, और इस पे नॉइज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो एनालॉग सिग्नल होता है, उस पे नॉइज का काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कभी डिजिटल सिग्नल बहुत एक्सपेंसिव होता है, फास्ट होता है, और उस पे नॉइज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन एनालॉग सिग्नल पे नॉइज का इम्पैक्ट पड़ता है, काफी चीप होता है, और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है। कई बार हमारा सिग्नल डिस्टर्ब भी हो जाता है एनालॉग सिग्नल में। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तो हमने कंप्यूटर में देखा था प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। वैसे ही मोबाइल में भी होता है, दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारा स्टोरेज आ जाता है, एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसमें हम अपना फोटो वीडियो डाटा स्टोर करते हैं। और प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम और रोम आता है। तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, रोम नॉन नॉन वोलाटाइल है। देखो, रैम जो होता है वो काफी फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है, और ये वोलाटाइल है। मतलब कि जैसे हमारा पावर कनेक्शन ऑफ होगा, जैसे हमारा फोन स्विच ऑफ होगा, तो रैम का सारा डाटा गायब हो जाएगा। और रोम हमारा क्या करता है, हमारा बायोस स्टोर करता है। जैसे हम अपना फोन स्विच ऑफ करते हैं, तो उसके बाद जब स्विच ऑन करते हैं, तो उसको जो डाटा चाहिए रहता है फोन को स्विच ऑन करने के लिए, वो डाटा हमारा रोम में स्टोर्ड रहता है। इसलिए कई बार आप लोग देखते होंगे कि मेरा स्टोरेज 64 GB है, बट पूरा 64 GB मैं यूज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि देखते होंगे कि आपके फ़ोन का स्टोरेज 64 GB है, बट पूरा 64 GB अवेलेबल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमारा सिस्टम रिज़र्व्ड रहता है। जैसे मेरे फ़ोन में 12.73 GB सिस्टम रिज़र्व्ड है। यानी कि इस 12.73 GB में हमारे फ़ोन का सॉफ्टवेयर स्टोर्ड है। सैमसंग का UI स्टोर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड स्टोर्ड है, और थोड़ा बहुत और डाटा फ़ाइल, जो चीज़ हमारे फ़ोन को बूट करने के लिए रिक्वायर्ड रहेगा, वो चीज़ स्टोर्ड है इसमें। अब बात करते हैं कैमरा ISP का। तो जब भी हम लोग फ़ोटो कैप्चर करते हैं, तो फोटो हमारा स्टोर कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि यही चीज स्टोर करना है? तो ये चीज हैंडल करना हमारा कैमरा ISP का काम है। जब हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, तो कैमरा ISP फोटो क्लिक करता है, उसको रॉ फाइल में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और हमारे फोन में स्टोर करता है, ताकि हम लोग फ्यूचर में कभी भी उस फाइल को एक्सेस कर सकें, उस फोटो को एक्सेस कर सकें। फिर आता है पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट में हमारी बैटरी होती है। मतलब हम सभी को पता है कि हमारे फ़ोन में एक बैटरी है जिसको चार्ज करना पड़ता है। वो बैटरी लिथियम आयन बैटरी होती है, और उसका बैटरी लाइफ अगर मेजर करना हो तो वो मिली एम्पियर आवर में मेजर होता है। कितने आवर तक ये बैटरी चलेगी, उसको हम लोग मिली एम्पियर आवर्स में मेजर करते हैं। बस इतना ध्यान रखो कि मिली एम्पियर आवर बस एक यूनिट है जो हमें हमारी बैटरी की कैपेसिटी बताती है। जितना ज़्यादा mAh का बैटरी होगा, हमारा बैटरी उतना ज़्यादा देर तक चलेगा। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंड में, और हमने जो भी सीखा है ये उसकी समरी रही। इस स्लाइड को मैं PDF में कन्वर्ट करके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकें, इसे पढ़ सकें। PDF में कोई वाटर मार्क नहीं रहेगा, तो आप, और ये PDF फ्री टू यूज़ है, कोई भी कहीं भी यूज़ कर सकता है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।